नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड का रण मतलब कोई युद्ध नहीं, झारखंड का चुनावी रण। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। अहम बैठक झारखंड को लेकर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक। कितनी सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है, कौन सी सीट अदला बदली होगी, किस सीट पर कांग्रेस दावा करेगी, किस सीट पर वो जेएमएम के खाते में डाला जाएगा, यह देखना है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी सियासी रण छेड़ दिया है। कहीं ना कहीं भाजपा भी तरीके से आरोप निकाल रही है, खामियां निकाल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर अब योजनाओं तक पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं जेएमएम की बात करें तो लोक लुभावने जितने भी योजनाएं हैं और जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह जरूर है कि थोड़ी सी देर कह लें या चुनाव से पहले की सरगर्मी कह लें कि अब जन कल्याणकारी योजनाएं भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव का रण, चुनाव की तैयारी में जुटे तमाम दल। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम दल जुट गए हैं। कांग्रेस दिल्ली में चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रही है। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आमेश्वर उरांव और सुबोध कांत सहाय समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो बेसिकली चुनाव आ रहे हैं तो कहाँ कमियां हैं, कहाँ हम लोग को संगठन को मजबूत करना, किस तरीके से हमको जनता के बीच में जाना, वो सब विषय पर चर्चा हुई थी। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, अब की बार विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी। झारखंड में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जिस प्रकार से जनता का आक्रोश है, जिस प्रकार से जनता ये ठगबंधन सरकार से 5 साल ठगी गई है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्ग को इस सरकार ने ठगा है। इधर मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जुटी है। महिला मोर्चा के सदस्यों ने कानून व्यवस्था और महिला के खिलाफ हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूरे झारखंड प्रदेश में इन एवरेज हर दिन 5 हत्या और 5 दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती है। दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार यह पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। 7,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। बोकारो जिले में भी कई एक दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई है। इन सब चीजों को लेकर के झारखंड प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक जोरदार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन महिला मोर्चा के नेतृत्व में किया गया और इस राज्य सरकार को इस बहुत ज्वलंत मुद्दे पे ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और इस सरकार को, जो महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ किया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू भी संगठन की मजबूती में जुटी है। गिरिडीह के डुमरी में आजसू का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुदेश महतो की मौजूदगी में कई नेताओं ने आजसू का दामन थामा। समाज सेवी दुर्योधन महतो की अगुवाई में जेएमएम और जेबीकेएसएस के दर्जनों कार्यकर्ता आजसू में शामिल हुए। इस मौके पर सुदेश महतो ने राज्य सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए। जैसे अबुआ आवास आया, मैंने उसकी गिनती बताई। 20 लाख लोगों सरकारी रूप से जिन्होंने चयन किया है, 29 लाख को आवेदन आया। आज देखो आज के दिन में कितने लाख लोगों को मिला। लोगों को यह सपना दिखता है कि मैं फॉर्म भरूंगा, मुझे ये मेरा आवास बन जाएगा। आज जो हो रहा है ये बजट में होना चाहिए ना, ये सरकारी बजट में होना चाहिए। आपके कमिटमेंट का कोई हिस्सा नहीं। आपका 2000 रुपया देने का चूल्हा खर्चा था, आपने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर इसको चूल्हा खर्चा के रूप में आ रहे हैं तो आपकी उस योजना के रूप में आना चाहिए। अभी योजना के रूप में इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसका बजटीय लोकेशन कहीं पर नहीं है और सीधे 1 महीना चुनाव से पहले लाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? चुनाव की दृष्टि से लाने वाला योजना है ये। इससे पहले सुदेश महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मुलाकात की। हालांकि सुदेश महतो ने इसे शिष्टाचार की मुलाकात बताया है। राज्यपाल जी से आज मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात थी, चूंकि औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं कर पाए थे, तो औपचारिक मुलाकात भी थी और आज के संदर्भ में चर्चाएं भी हुई। इन्हीं के अधीनस्थ इस राज्य को हम देख रहे हैं, इनकी दृष्टि यहाँ के सभी चीजों पर बनी रहे, इनका आशीष मिले राज्य के लोगों को, इनका अनुभव को लाभ राज्य को मिले, ऐसी हम लोगों ने चर्चा की है।
चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक और सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। यानी सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में परचम लहराने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हर दल अपनी अपने तरीके से जनता को साधने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं जनता को साधने के लिए तमाम तरीके के वो जो वादे होते हैं, जो इरादे होते हैं, उनका उपयोग करेगा। राजनीति कहती भी यही है। डिबेट पर चलते हैं, पहले रुक करते हैं अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ है। संजय जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ है। रमाकांत जी स्वागत है आपका। अरुण जी शुरुआत आप ही से करता हूं। कई सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ी सी देरी हो गई है? चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में अगर योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान लगेंगे। तो नजदीक है, पर सरकार को अपना कार्य भी तो करनी है, तो सरकार अपना कार्य करते रहती है जी। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू किया, उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था। 25 लाख राशन कार्ड हम लोगों ने नया बनाया, उस वक्त भी कोई चुनाव नहीं था। हम लोगों ने 4 लाख लाभुक थे विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन के जी। उस संख्या को बढ़ा के 32.5 लाख किया। पूरे देश में कहीं नहीं है। हम लोग आप देख लीजिए कि वृद्धा पेंशन की जो संख्या है 32.5 लाख हो गई। तो हम लोग काम करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। आप इसी तरह से देखिए कि देश में बिना चुनाव के ही हम लोगों ने काम किया। देश में चुनाव नहीं था, फिर भी पूरे देश में कहीं भी आप देखे हैं कि आदिवासी, दलित, पिछड़े के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। 80 एक्सीलेंस स्कूल भी हम लोगों ने बनाया। तो हम लोग देखिए अभी रांची में ही 3 ब्रिज बनकर तैयार है। पहले जो की सरकार में एक ब्रिज का पाया भी नहीं हमको लगता है गड़ा था। तो हम लोग काम की बात करते हैं। अभी अबुआ आवास योजना भी हम लोगों ने लेकर आए। हम लोग पहले घोषणा किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में भी था, पर 2 साल तो कोरोना में कट गई। और कोरोना में कटी, आपको तो पता है कि राज्य जब हम लोग के हाथ में आई तो क्या वास्तु स्थिति थी। खजाना खाली मिला, राज कर्ज में डूबी हुई मिली। और हम लोग का जो बकाया है, हम लोग के ऊपर केंद्र का बकाया था बिजली का, तो केंद्र सरकार झारखंड सरकार के खाते से पैसा को काट लेती थी जी। पर झारखंड सरकार का जो बकाया पैसा है, जीएसटी का, खनिज का, रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया, वो पैसा हम लोगों को कभी नहीं केंद्र सरकार ने दिया। और 12 सांसद इससे पहले यहाँ से जीत के गए हुए थे, कभी उन लोगों ने मदद नहीं किया, कभी आवाज नहीं उठाया कि झारखंड का हक अधिकार उनको दिया जाए। तो इसी तरह से बहुत सारी योजना हम लोगों ने लाया। अब आप जैसे अभी मैया सम्मान योजना आप देख रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग लुंगी धोती साड़ी योजना लेके आए। लुंगी धोती साड़ी, और अभी हम लोग चना दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग काम करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। मैया सम्मान योजना लाए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 महीना फंसा के जेल में नहीं डाला गया तो 5 महीना पहले हमको लगता है ये योजना धरातल पे आ जाती। तो हम लोग भी राजनीति के कारण से बहुत सरकार अस्थिर सरकार रही, स्थिर तो रही नहीं। सरकार को भी चलाना है, बचाना भी है जी। बचाने तो है सरकार को, उसके बाद फिर जनहित का कार्य को भी करना है। तो जनहित का कार्य को करने का हम लोग ने भरपूर प्रयास किया। बोले तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बुढ़ापे की लाठी, खुद तो बीजेपी के लोग मरते दम तक लेते हैं पेंशन, सब्सिडी लेते हैं, पर किसी को ना पेंशन ना किसी को सब्सिडी। आप याद कीजिए 2014 में हम लोगों की सरकार जब बनी थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 14-15 महीने के वास्ते, तो हम लोगों ने उस वक्त भी धोती लुंगी साड़ी योजना चालू किया था और दाल भात केंद्र भी हम लोगों ने चलाया था। जैसे हम लोगों की सरकार गई उस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। तो आप देखेंगे, देखिए ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लाभ के लिए काम करते हैं जी। हम लोग जनता के हित के लिए काम करते हैं, जनता को सुविधा देने के लिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे माताओं बहनों को पेंशन देना हो। पेंशन दे रहे हैं 50 साल की हर माता को हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया है। किसी भी जाति, किसी के भी धर्म की हो, कभी भेदभाव हम लोगों ने नहीं किया। तो हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस के थी तो वहां पर रसोई गैस में 500 रुपया सब्सिडी मिलता था, 500 में रसोई गैस सिलेंडर मिल रही थी। ओपीएस भी वहां पे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी वहां पे लागू थी। जैसे कांग्रेस की सरकार हटी, बीजेपी के लोगों ने पहला कुटरघात क्या किया,
ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। ओल्ड पेंशन, अरे सरकार बुढ़ापे की लाठी सरकारी कर्मचारियों को होती है, उसे आप लोगों ने बंद कर दिया। खुद तो मरते दम तक जीवन भर पेंशन लेंगे, आपने वहां रसोई गैस में सब्सिडी दे रहे थे उसे भी बंद कर दिया। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये लोग आते हैं तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लाभ के बातों को करते हैं और अपना ही सेवा में खुद तत्पर हो जाते हैं, दूसरी जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। रमाकांत जी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, बड़ा आरोप लगाया है अभी जेएमएम ने आपके ऊपर, कह रहे हैं कर्ज में डूबा हुआ राज्य दे दिया, खजाना खाली करके दे दिया, बूढ़ों को जो पेंशन की लाठी मिलती है वो लाठी छीन रहे हैं आप लोग। रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये। आज महिलाओं को 1 रुपया में जमीन मिलती थी, उन्हें बंद किया इन्होंने जी। ये याद नहीं आती इन्हें। दूसरी बात है कि जो पेंशन योजनाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जारी रखी थी, ये आज से नहीं चल रही हैं, पहले से चल रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सारी। तो कोई भी ऐसे नए काम इन्होंने कोई किए हों ये तो कोई इन्हें याद नहीं है। दूसरी बात है कि इन्हें जो 2019 से पहले जो वादे किए थे, इन्होंने जितनी भी वादे झारखंड के विषय में किए थे, युवाओं को नौकरी देने की, प्रतिवर्ष 5 लाख, प्रतिवर्ष जेपीएससी परीक्षा कराना, या किसी प्रकार की धांधली नहीं होना, और यहाँ के स्थानीयों के लिए नीति बना करके यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को माटी की पार्टी मानती है, लेकिन आज बाहरी लोग 70% लोग बाहरी यहाँ नौकरी ले रहे हैं, 30% लोग झारखंड के लोग हैं, वो भी रिजर्वेशन ना हुआ होता कायदे का, ट्राइबल सीट छोड़ करके, तो बाकी क्या होता यहाँ की गति ये झारखंड मुक्ति और यहाँ की जनता ही और यहाँ के युवा ही जानते। जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं वे योजना को सही तरीके से इन्होंने कभी लागू नहीं किए, और आज ये योजनाओं की इन्हें संख्या गिना रहे हैं कि ये हमने दे दिया। क्या 1-1 हजार रुपये 50 साल से 50 साल उम्र है उनसे पहले के हम 1-1 हजार रुपये दे दिए बोल रहे हैं माननीय प्रवक्ता महोदय? इस बात को समझने, अभी ये तो आप फॉर्म भरवा रहे हैं ये, और ये स्थिति आपने कहा था कि चूल्हा चलाने के लिए 2000 रुपये आपको प्रति महीने मिलेंगे, कहाँ है वो योजना इनकी? और ये कहने अबुआ आवास योजना, जिस तरीके से नीचे से लेकर के ऊपर तक बालू को लेकर के जो खेल चल रहा है, जो बेच रहे हैं अवैध तरीके से बालू को, और बिना बालू के घर नहीं बन सकते, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी रही। लूट किस तरीके से बालू में मची हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किस तरह से चल रहा है, ये व्यवस्था झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार को देखनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी हमेशा से एक विलासिता जीवन ये सरकार ने जिया है, क्या जरूरत थी उस समय उनको लग्जरियस गाड़ी खरीदने की? कह रहे हैं कि कोरोना में 2 साल चलेगी, क्या झारखंड में ही कोरोना था? देश में नहीं था क्या? अन्य राज्यों में कोरोना नहीं था क्या? उस समय भी इन लोगों ने जो स्थिति बना के सरकार ने जो नंगा नाच किया, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन में इन्होंने दलाली खाई इस सरकार में, कई पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट के संज्ञान पे आए, रडार पे आए, लेकिन सरकार ने वैसे अधिकारियों को साथ साथ प्रभार दिए रहा, चूंकि वे जमीन की कारोबारी कर सके और सरकार के खजाने में बाहर से पैसा ला करके दे सके, ये व्यवस्थाएं सरकार की बनी हुई है। आज जमीन को लेकर के जो लूट, ये कह रहे थे जब सरकार बनेगी एसआईटी का गठन करेंगे, आदिवासी के द्वारा जो जमीन कब्जा किया गया है अवैध तरीके से उनको ठीक करेंगे, कहाँ गया इनकी वो घोषणाएं, कहाँ चली गई? क्यों नहीं एसआईटी के गठन कर रहे हैं? आज आदिवासियों की जमीन खुलेआम लूटी जा रही है झारखंड में, सरकारी प्रति गैर मजरूआ जमीन को खुलेआम लूटी जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार? तो ये सारे विषयों को लेकर के ये सरकार राज्य में आई थी, एक भी काम इनके धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक बार संजय सिंह साहब का रुख करते हैं। संजय सिंह साहब, चुनावी रण है, चुनावी बिगुल करीब करीब बच चुका है, अब तो आज आपके कांग्रेस में बैठक भी चल रही है, झारखंड विधानसभा को लेकर अहम बैठक है। अभी आपने जेएमएम को भी सुना, अभी आपने बीजेपी को भी सुना, वार पलटवार दोनों आपने देखा। सरकार के स्तर से जो योजनाएं जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं, आज सुदेश महतो साहब ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि ना बजट आया है, ना पास कराया गया, ना कैबिनेट से लिया गया, और आप अचानक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस को क्या इन योजनाओं का कोई फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि क्रेडिट जहां तक लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर जेएमएम के खाते में जा रही। मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दूं जी। पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन से। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो स्कीम है, योजना है जी, ये भारत सरकार की नहीं है, ये राज्य सरकार की।
ये किसी को दुविधा नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार संपोषित या भारत सरकार के ग्रांट या भारत सरकार के राशि से योजना चलाई जाती है। विशुद्ध रूप से हम लोग अपनी निधि से इस योजना को चलाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हम लोगों ने आच्छादित किया सभी महिलाओं को जो 50 साल के ऊपर की आयु में आती हैं और उन श्रेणियों में है जिनकी चर्चा हम लोग स्टूडियो में कर चुके हैं, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसमें जिनको दिव्यांग कहते हैं वो भी उसमें शामिल हैं। अलग अलग योजनाएं थी, सबको हम लोगों ने एक साथ जोड़कर उसका नाम रख दिया सर्वजन योजना। सर्वजन योजना उसका नाम रख दिया। तो ये जो सर्वजन योजना है ये झारखंड का सबसे कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य है वहां पहुंचना जहां जरूरत है सरकार को और राज्य को पहुंचने का। जिनके पास अपना साधन नहीं है, जिनके पास आय का स्रोत नहीं है और जो निर्भर करते हैं सरकार के सहयोग पर, ये राशि डीबीटी के द्वारा उनके अकाउंट में जाती है। इसलिए इसमें कहीं कोई बिचौलिया के होने का गुंजाइश नहीं होता है। हर महीने ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट में जाती है और ये राशि जैसे अकाउंट में जाती है जो लाभुक है वो जान जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आज का बहुत बड़ा निर्णय था कैबिनेट का कि झारखंड के जो जनजातीय आदिवासी स्वशासी संस्थान हैं, जिनके प्रतीक हमारे मानकी, मुंडा, प्रगनैत आदि हैं, उनके मानदेय को, सम्मान राशि को, हम मानदेय नहीं कहेंगे, क्षमा करें, उनको मानदेय कैसे देंगे, वो तो सम्मान के प्रतीक हैं और पात्र भी हैं। उनके मानदेय को बढ़ा दिया सरकार ने और दोगुना कर दिया। अब इसको सांकेतिक नहीं माने, इसलिए नहीं माने क्योंकि हमारे राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित 5 में आता है और पेशा 1996 के लागू होने के बाद इन्हीं के माध्यम से ग्राम सभाओं के जरिए हमारी सारी योजनाओं का जो माइनिंग से जुड़ा हुआ है, कोई नई परियोजना लेनी है, उसका वहां से सहमति अनिवार्य किया गया है। तो अगर मान लीजिए किसी अनुसूचित क्षेत्र में आपको नया कोई परियोजना लाना है या माइनिंग करना है तो ग्राम सभा का उसमें सहमति होना अनिवार्य है। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। आज के कैबिनेट में और भी निर्णय है। इसके पहले सरकार लगातार अपने कार्यकाल में बहुत सा काम किया, बहुत से योजनाओं को जमीन पर लाया। अबुआ आवास योजना एक बहुत बड़ा जरूरत था स्टेट का, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से हम लोग जितने लाभुक थे उस सूची में सबको नहीं दे पाए थे आवास, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा था। तो राज्य सरकार ये निर्णय लिया कि हम लोग एक काम करते हैं, उनके लिए हम लोग अलग से एक योजना बनाते हैं, उसका नाम रखा गया अबुआ आवास योजना, जो बहुत प्रतीकात्मक है। अबुआ मतलब हमारा आवास योजना। कब से शुरुआत हुई सर योजना की? ये योजना बेसिकली इसकी शुरुआत हुई 2000 मेरी जानकारी में जो है 22 से शुरू हुआ। अब इसके क्रियान्वयन में जो प्रक्रिया है वो पहले तो है आवेदनों को प्राप्त करना, फिर लाभुकों का चयन करना, फिर राशि विमुक्त करना और योजनाओं को क्रियान्वित कराकर जो निर्माण के लिए आवास है उनको पूरा करवाना। ये चरणबद्ध है, ये कोई एक बार में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जो निर्माण होता है उसमें समय लगता है। सर थोड़ा जल्दी सर। अब आते हैं अंतिम सवाल पर जो आपने मुझसे किया, वो था कि गठबंधन में हमारा जनाधार एक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी माले, ये जब जाते हैं लोगों के बीच में तो वोट का ट्रांसफर होता है। जैसा कि अभी हमारे मित्र बोले, अरुण जी बहुत अच्छी बात बोले कि हम लोग जब लाभ देते हैं तो न तो हम लोग उसमें वर्गीकरण करते हैं, एक्सेप्ट कि जो वर्गीकरण हम लोगों ने किया है योजना के लिए, और नहीं हम लोग उसमें वोटर कौन है ये पूछते हैं। उसमें निश्चित तौर पे बीजेपी के वोटर्स को भी लाभ मिलता होगा। तो सरकार होती है जो राजनीतिक एक उसका एक चरित्र होता है, और राज्य एक संवैधानिक संस्था होता है, वो सदैव के लिए होता है। तो जो राज्य के द्वारा, कल्याण के राज्य के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसको समझना होगा समयक रूप से। मेरा ये कहना है। आपने अबुआ आवास की बात की, शुरुआत आप ही से कर देता हूं
क्या कोई डाटा आप लोगों ने निकाला है जो आप लाभुकों की बात संख्या बताते हैं, वो संख्या उन लाभुकों की है जिनको या तो पहले फेज की राशि का आवंटन कर दिया गया या दूसरे फेज की राशि का आवंटन कर दिया गया? आप लोगों ने क्या ऐसी कोई सूची निकाली कि 2022 से शुरू हुई इस योजना में एक भी लाभुक को किसी भी जिले में घर मिला हो? ऐसी कोई सूची है आपके पास? ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाएंगे तो आपको इस संबंध में डेटा मिल जाएगा। नहीं सर, कहीं डेटा नहीं है इस संबंध में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निश्चित तौर पर, और भाजपा आपको घेर भी रही है इसी मुद्दे को लेकर, कि अबुआ आवास योजना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने के लिए लिख दिया है नेता प्रतिपक्ष ने सीएम साहब को कि आपने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। अरुण वर्मा साहब पर आ जाते हैं। अरुण वर्मा साहब जवाब दीजिएगा। अबुआ आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, निश्चित तौर पर सीएम का स्वप्न है, सीएम हेमंत सोरेन का स्वप्न है, लेकिन अबुआ आवास योजना को जिस तेजी से शुरुआत इसकी की गई, घोषणा की गई, क्या इसके क्रियान्वयन में अधिकारी उतने चुस्त दुरुस्त आप लोगों को नजर आ रहे हैं? राशि आवंटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जब खुद लगे हुए हैं, बाकायदा समारोह करके राशि का आवंटन किया जा रहा है, लाभुकों की घोषणा की जा रही है, लेकिन किसी भी जिले से आपको फीडबैक मिला है कि इतना अबुआ आवास का घर संपन्न हो गया बनकर? हर जगह में समस्याएं आ रही हैं सर, हर जिले से समस्याएं आ रही हैं, और लाभुकों की संख्या अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा सरकार ने रिलीज नहीं किया है कि कितने अबुआ आवास संपन्न हो चुके और कितने गरीबों को घर मिल चुका। देखिए, अभी मात्र 5 से 6 महीना पहले से राशि विनिर्मित हो रही है, उन लाभुकों के खाते में राशि जा रही है। तो एक बार में तो खाते में पैसा जाती नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है, और घर बनने में समय लगता है, धीरे धीरे बनती है। बारिश का समय था तो काम भी बहुत लोगों का नहीं करवा पा रहे हैं, रुका हुआ है। तो धीरे धीरे जब पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण होने में किसी भी योजना को समय लगता है। पहले तो 29 लाख लाभुकों ने आवेदन दिया, स्क्रूटनी हुई, बहुत सारा छटा के उसमें 20-22 लाख के करीब आंकड़ा एग्जैक्ट मेरे पास संख्या भी बढ़ाई सरकार ने। हाँ जी, सरकार ने जो शुरू में 5 लाख सोचा था उसको बढ़ा के सरकार ने 20 लाख तक सरकार करेक्शन कर दें, चूक हो गई मुझसे। नवंबर 2023 में इस योजना को औपचारिक रूप से, वो मैं सुधार देता, वो मेरी जानकारी में थी, लेकिन मैंने उसको दोहराना उचित नहीं समझा। 2023 नवंबर में शुरू हुआ था, हेमंत सोरेन साहब ने इसको 22 में शुरुआत की थी, एक ढांचा एक तैयार किया गया था 22 में, जिस पर सहमति बनी थी। और 5 महीने को भी दूर कर देता हूं अरुण वर्मा साहब का, कि ये राशि आवंटन करना हेमंत सोरेन साहब के समय से ही शुरू हो गया था। जब चंपाई सोरेन आए सत्ता में तो चंपाई सोरेन ने इसको और तेजी दिया, वो आवास पर खास तौर पर उनका केंद्रीयकरण हुआ और राशि तेजी से निर्गत की गई है सभी जगहों पर। लेकिन ये निजाम सख्त, अधिकारी पस्त या मस्त जो कह लीजिए, अधिकारियों की लापरवाही का ये आलम है साहब कि किसी जिले में अबुआ आवास योजना में तेजी नहीं देखी जा सक रही। बताएं सर, अरुण वर्मा सर। बिल्कुल तेजी भी देखने को मिलेगी जी, बारिश समाप्त होने दीजिए, तेजी भी दिखेगी। बोले तो कि बारिश से बहुत सारा कारण होता है, एक बार में सारा पैसा तो निर्गत नहीं हो पाया, तो होना भी नहीं चाहिए, तो फिर तो लूट हो जाएगी। काम जैसे काम लोग करवाते हैं वैसे पैसा निर्गत होता है, निरीक्षण लोग करते हैं, उसके बाद ही पैसा का आवंटन होता है। तो काम के आधार पे बहुत सारे लोग, होता क्या है कि काम पैसा तो ले लिए पर किसी कारणवश काम नहीं लगा पाए, कोई बीमार हो गया या और सब बहुत सारा मामला होता है। तो काम जब पैसा लिए हैं तो निश्चित तौर पे मकान भी बनाएंगे और बहुत सुंदर मकान बनाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है, सरकार तो सहयोग कर रही है, सरकार तो पीछे कभी नहीं हट रही है। सरकार जनता के साथ है, हम लोग मदद करने को हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। कोई भी मामला हो आप लोग आए, हम लोगों को पार्टी कार्यालय से लेकर हर एक जगह शिकायत करें, जिन्हें भी तकलीफ है, समस्या है। तो आप जैसे अपने चैनल के मार्फत बता रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए ही बोल रहे हैं। तो लोग भी जागरूक हों, अगर किसी तरह का समस्या है, दिक्कत है, तो आप अपने स्थानीय नेता से भी हम लोग को पार्टी से सहयोग ले सकते हैं। अगर वहां पे सहयोग, अगर पहले तो अधिकारी पदाधिकारी से पहले मिले, और सहयोग हम लोग करने को हर एक जिला में हम लोग तैयार हैं। और हम लोग क्या, हमको लगता है कि जन सेवा का ये कार्य है, तो बीजेपी कांग्रेस सारे लोग गठबंधन में है, बीजेपी के लोग भी सहयोग करेंगे। आखिर सबका मकसद तो जनता की सेवा करना ही है। बिल्कुल। तो जनता की रमाकांत जी, अगर अबुआ आवास योजना से लोगों को, उन गरीबों को घर मिलने जा रहा है, 3 कमरों का, पक्की छत का मकान मिलने जा रहा है, जिनके पास रहने को ठिकाना तक नहीं था, तो आखिर इसको लेकर राजनीति करने से बेहतर तो है कि इसको मिलकर आप सभी दल मिलकर सर्वदलीय इसको आगे बढ़ाएं, इस योजना को, कि कैसे धरातल तक उतरेगी। फिर विरोध इतना क्यों अबुआ आवास का? नहीं, अबुआ हो चाहे ठगुआ हो चाहे बबुआ हो, नहीं सर, मेरा सुनिए ना, ये बात को समझ लीजिए ना, मेरी बात को समझ लीजिए। जो ये बात है, ये भाषाई शो, ये क्या है, एक राजनीतिक क्या है, समझिए चीजों को।
ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि जनता जन कल्याण के लिए कोई योजनाएं यदि सरकार चलाती है तो क्या केंद्र सरकार कोई योजना चलाती है, क्या वो जन कल्याण के लिए है, तो क्या राज्य सरकार को उनको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना यदि पूरे भारतवर्ष में चल रही है, 3 लाख से 3.5 लाख राशि उसमें प्राप्त हो रही है, 2.5 लाख से, तो फिर आप यही हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि मैं 3 लाख से ऊपर दूंगा राशि, और वो 2 लाख में आकर के एक उदासीन रवैया ये सरकार अपना करके केंद्र सरकार की वही योजना को रोकने का काम करते हैं। नहीं, क्या ये जन कल्याण का काम है क्या? ये जन कल्याण का काम है क्या? दूसरी बात क्या है, उदासीन रवैया नहीं हुई होती तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कई सारे घर यहां निर्मित हुए होते। 4 करोड़ के लक्ष्य था, वो भारत सरकार ने तय किया था, झारखंड ने उसे ब्रेक लगाने का काम किया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये कोई भी कल्याणकारी योजना को पास होने में टाइम लगते हैं। भैया टाइम लगते हैं तो अभी जो योजना आप ले आ रहे हैं, आज कैबिनेट में ले आए, या इससे पहले 2 दिन पहले जो आप बहनों के लिए मैया योजना जो ले आए हैं, ये कब तक लागू करेंगे? दूसरी बात, घर बनाने के लिए बालू को फ्री हैंड करना चाहिए था, निविदा निकालनी चाहिए थी। आपने बालू के अवैध तरीके से आपने केवल उसको बेचने का काम किया है। अभी 1 ट्रक बालू का दाम 50,000 हो गया है। क्या स्थिति बना के रखे हुए हैं आप? क्या कैसे बालू चल रहे हैं सड़क पे? इन चीजों का ध्यान रखनी चाहिए। एक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते रमाकांत महतो साहब के पास। रमाकांत जी, 4 करोड़ का लक्ष्य आप बता रहे हैं कि पीएम आवास पर 4 करोड़ का लक्ष्य पीएम आवास योजना का आपका था और राज्य सरकार ने आपको सहयोग नहीं किया। लेकिन ये मुद्दा अगर नवंबर 2023 में अबुआ आवास की बात आई है सामने, तो बीजेपी ने भी तो इस मुद्दे को कभी झारखंड की जनता के सामने खुलकर नहीं रखा कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा है राज्य सरकार का। और झारखंड में कितने पीएम आवास योजनाओं के तहत आप लोगों ने कितने लाभुकों को लाभ दिया विगत 5 साल में? क्योंकि आपकी सरकार का तो टर्न पूरा हो गया, इनका तो अभी फिर भी बाकी। हमारी सरकार में विद्युत गति से कार्य हो रहे थे, उन्हें रोकने का काम किया गया और 4 करोड़ का टारगेट लगभग केंद्र सरकार के 10 सालों में जो थे वो पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 4 करोड़ नहीं, पूरे देश भर के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं मैं। झारखंड में चूंकि झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ आवास सोचा था, यानी जो भी यहाँ पर जो लक्ष्य थे प्रति जो जनसंख्या के आधार पे केंद्र सरकार से, हाँ झारखंड पूरे नहीं होने दिए ना इन्होंने। बंगाल ने भी रोक दिए। आपकी इतनी बड़ी बंगाल ने भी महत्वाकांक्षी योजना आपकी रुक गई। लेकिन आप लोगों ने कहां इसको बताया सर? कहां? मैं बार-बार आप चैनल पे बांग्लादेशी घुसपैठ पे इतने क्या बात करते हैं, लेकिन गरीबों के घर पर मेरे आपके साथ कई बार डिबेट में इस बात को मैं उठाया हूं। सर मेरे साथ डिबेट पे बोलने से सर होता है, जनता कहां? जनता के बीच में भी इन सारी चीजों को उठाई गई है। ये सारे विषय को हम लोगों ने उठाई है। आता हूं, ये बीजेपी कह रही है, संजय सिंह साहब, बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने रोक लगा दी। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र से फंड मांग रहे थे, पीएम आवास योजना के तहत नहीं मिला तो सरकार ने अपनी योजना निकाली आवास के लिए और अबुआ आवास के नाम से उसको जमीन पर उतारा जा रहा है। इसमें जरा मैं कहना चाहता हूं, बोल रहे ये कह रहे थे कि 3 कमरे का मिलेगा, उसमें वॉशरूम रहेगा, बाथरूम रहेंगे, किचन रहेगा, तो क्या 2 लाख रुपए में संभव है? अब सर उन्होंने बनाया है तो नहीं बनाया है, मतलब क्या प्लान बनाया, अपना करने में आपको ठीक, अरे करना भी चाहिए तो जरा बढ़ा के बनाना चाहिए था। अभी सब मटेरियल्स के दाम बढ़ रहे हैं, बालू को आप ब्लैक में खरीदने को लेकर बाध्य कर रहे हैं, ये परिस्थिति सरकार को नहीं समझती है क्या? आ रहा हूं संजय जी, समय बोल रहे हैं नहीं आ रहा हूं, इनको बोलने दें, इनका समय समाप्त हो गया। इनका नहीं, इनको मैंने इसीलिए बोलने दिया। ये कह रहे हैं कि 2 लाख में आवास नहीं बनेगा। पीएम आवास में कितना पैसा मिलता है संजय जी, यही बताइए। रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ, पीएम आवास में कितना मिलता है? मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, थोड़ा जल्दी करें। बिल्कुल जल्दी, बिल्कुल जल्दी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रतीक्षा सूची है इतनी लंबी है झारखंड में कि मैं जब उप विकास आयुक्त डीडीसी था दुमका का, तो हम लोगों के लिए बीडीओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो प्रतीक्षा सूची में थे लाभुक, जिनको लाभुक हम लोग मानते हैं, चयनित हैं, वो एक ही सवाल करते थे कि हमको ये आवास कब आवंटित होगा। और बैकलॉग इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। राज्य सरकार के द्वारा पत्राचार किया गया भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से और रिक्वेस्ट किया गया कि आप अतिरिक्त आवासों का आवंटन कीजिए, क्योंकि झारखंड की जो आवश्यकता है आवासों की वो आपके द्वारा जो कर्णांकित संख्या है उससे अधिक है। लेकिन जब ये नहीं आया रिस्पॉन्स, जब हम लोग को भारत सरकार से सहयोग नहीं मिला, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हम अपना जो राज्य का निधि है, राज्य का जो कोष है, उससे हम लोग अबुआ आवास योजना
एक शुरू करेंगे जिसका आकार भी बड़ा होगा और उसकी परिकल्पना ऐसी की गई कि उसमें जो सुविधाएं होंगी मौलिक वो अधिक होंगी, बेहतर होंगी। अब आती है बात प्राक्कलन राशि की, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के विमर्श में ये विद्वान प्रवक्ता जो आते हैं स्टूडियो में अपनी शिक्षा को लेकर बीजेपी कार्यालय से, वो भूल जाते हैं कि तकनीकी प्राकलन करने वाले इंजीनियर्स जो बनाते हैं, मैंने बताया कि वो बनाते हैं, वो अभियंता, तो वो बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स का दाम जी, और वो बनाते हैं तो जानते हैं कि इससे अधिक राशि में योजना पूरा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बहस है, ये बहस राजनीतिक बहस इसलिए हो गया कि इनको अबू आवास योजना से बहुत घबराहट हो रहा है। इनको हर उस बात से घबराहट है जो झारखंड के लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि इनके पास एक ही नैरेटिव है कि ये सरकार झारखंडियों का है लेकिन झारखंड के लिए नहीं है। भाजपा को झारखंड में क्या इंटरेस्ट है, पूछिए हमसे। भाजपा को झारखंड के खनिज पर इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इनके जो बड़े कॉर्पोरेट मित्र हैं उनको इनको झारखंड का खनिज संपदा सौंपना है। उड़ीसा में मिल गया इनको मुख्यमंत्री, इनको छत्तीसगढ़ में मिल गया। झारखंड का एक आदिवासी वीर खड़ा है और कह रहा है कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा करेंगे और यहाँ का खनिज संपदा का हम लूट नहीं होने देंगे। तो सर 2014 से 19 तक तो भाजपा रही, सब लूटा नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। नहीं लूटा। अडानी का जो पावर प्लांट लगा है गोड्डा के जिस भूखंड जो वहां पर जो अधिग्रहण किया गया, तो उसमें सर सबसे बड़ा विरोध बाबूलाल मरांडी साहब का था और आज बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। यही तो विडंबना है बीजेपी का कि जो विरोध करने वाले जेवीएम का जो सबसे बड़ा चेहरा था वो आज इनका चेहरा है। ये जो आपका गोड्डा का जो पावर प्लांट लगा उसमें जो भूमि का अधिग्रहण हुआ, आपको मालूम होगा जानकर, आपको चिंता होगी बल्कि जानकर कि हर 1 साल पर आप जानते होंगे सर्कल रेट को बढ़ाया जाता है। वहां का सर्कल रेट को डीसी को कहकर बढ़ने नहीं दिया गया ताकि कम रेट पर अधिग्रहण हो सके और मुआवजा की राशि अडानी को कम देना पड़े। एक बहुत बड़ी समस्या झारखंड की ये है कि यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी इतना इंटरेस्टेड क्यों झारखंड में। झारखंड में बड़ा आरोप लग गया है, झारखंड के टेक्निकली बताया संजय सिंह साहब ने कि आप लोगों की नजर खनिज पर है झारखंड के, इसीलिए भाजपा यहाँ सरकार लाना चाहती है, स्थापित करना चाहती है। हाँ, क्योंकि इनको उड़ीसा मिल गया ना, उड़ीसा मिल गया आपको। अभी छत्तीसगढ़ में जो अडानी का माइनिंग कोल का ब्लॉक बंद हो गया था, बंद हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि सर उद्योग धंधे सब नहीं हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएं। हम ये नहीं चाहते। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी भी विकास हो तो उसमें समग्र हो और सहभागिता हो उनकी, जिनकी जमीन है, जिनका जंगल है, जिनका पानी है, जिनकी अस्मिता है, पहचान है। चलिए मैं जवाब दीजिए, फिर अनवर साहब जरा शांति से सुने। कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता ने जिन तर्कों को रखा है कितना प्रैक्टिकल और कितना व्यवहारिक है। एसी कमरों में बैठ करके राजनीति करना और ग्रामीण क्षेत्रों को व्यवहारिक रूप में ना लेना और जिस तरीके से अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको ध्यान में नहीं केंद्रित करके केवल आप योजनाओं को धरातल में बात करके केवल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो कभी कोई भी योजना पूरी नहीं हो पाएगी। आज मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट सर, आपने टेक्निकली नहीं लेना बोला। हाँ। और आपने ये कहा कि ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति मैं बता रहा हूं ना, मैं सुनिए ना, मेरी बात को पहले पूरी होने दीजिए सर। सर मेरा देखिए, आप मुझे टोक टाक बहुत करते हैं। आप मेरी बात को पहले पूरी होने तो दीजिए। आपको मेरे सवालों से चिढ़ हो जाती है। संजय सिंह साहब से भी पूछता हूं, अरुण वर्मा साहब से भी पूछता हूं। आपसे मेरा सवाल यह है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति करती है, तो कौन सा ग्रामीण क्षेत्र आपने जीत दिया? सारे आदिवासी आरक्षित सीटों तो आप हार चुके। भैया आप कहां ले जा रहे हैं इनको? बात किसकी हो रही है यार? आप कहां ले जा रहे हैं? बात को सुनिए तो जरा पहले। अच्छा, मैं अभी फोन से बात करूं, मैं फोन से बात करूं अभी। बालू के जो बालू अभी किस रेट में बिक रही है, स्पीकर लगा के बात करूं? ये हिम्मत है इनमें सुनने की? बात करूं, सुनेंगे? मैं अपना यहाँ की रीजनल भाषा में बात करूंगा, सुनेंगे कितना रेट चल रहा है बालू का, एक ट्रैक्टर का कितना रेट है और एक सबको पता है। हाँ पता है। तो फिर 2 लाख रुपया जो दे रहे हैं, जिस आक्रमणता की बात कर रहे हैं, ये अधिकारी थे उस समय, जिस समय डीडीसी थे। क्या केंद्र सरकार ने यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई योजना स्वीकृत की और उनसे धरातल पे रुकाना और एक डीडीसी स्तर के अधिकारी कहे कि उसमें बहुत सारी पेंच लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है वो अधिकारी आक्रमणता पर आधारित है। ये स्थिति है, ये स्थिति प्रतीक्षा सूची बहुत नहीं, ये लंबी थी तो वो उसको व्यवस्था पे ध्यान देनी चाहिए थी। और आज वो सत्ता पे नहीं है और किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बन गए तो आप सरकार पे अंगुली उठाएंगे?
ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी बात, ये अडानी की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेट को देने की बात करते हैं। क्या राजस्थान में इनकी सरकार थी, क्या अडानी को इन्होंने नहीं दिया जमीन? क्या पूंजीपति इस देश के नागरिक नहीं है? टाटा इस देश के नागरिक नहीं है? कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से उद्योग लगाना चाहता है, आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, रोज यहाँ पे हत्याएं हो रही है, कोई भी यहाँ पे आज के नए इंडस्ट्री खड़े नहीं हो रही सरकार में, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? ये सरकार आज तक कोई एक नया काम, ये सरकार कह रही थी ना कि निजी संस्थानों में भी हम यहाँ के युवाओं को 75% वहां पे सुनिश्चित कराएंगे भागीदारी। कहां है वो डपोर्सन की घोषणा है? अरे प्रैक्टिकल बात करिए। बालू की बात करते हैं तो दर्द होते हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं भाषा में बात करूंगा रीजनल भाषा में कि एक बालू ट्रैक्टर की कितनी दाम है, कैसे होगी? एक माइंस पे कहीं इनकी माइंस पे कहीं निविदा नहीं है और गलत तरीके से पत्थर यहाँ पे बिके जा रहे हैं, सारी गिट्टी वैसे बिके जा रहे हैं। आप आधा, अरे भाई कहां है? जिस तरीके से यहाँ कितने माइंस बंद पड़े हुए हैं, उनकी निविदा नहीं। और ये बात कर रहे थे, सुनिए और एक बात बता रहे हैं, एक बात अभिषेक जी, ज्यादा समय ना ले, अभिषेक जी एक मिनट, एक सेकंड की बात करें ना, एक सेकंड। ये कह रहे थे कोल ब्लॉक के मामले को लेकर के, अरे भाई कांग्रेस पार्टी को ये याद नहीं है क्या? कोलगेट के मामले में कितने मंत्री कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री सलाखों के पीछे चले गए? सजा भी हो गई, सजा हुई कि नहीं? सलाखों के पीछे गए कि नहीं गए? तो क्या मानहानि के उन्होंने केस कर लिया क्या? रुक जा, क्या उन्होंने मानहानि का केस कर लिया क्या? मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अभी सूची की बात हो रही है, लंबित सूची की जी। संजय सिंह साहब ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत सूची, प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी हो गई थी और लोगों को आवास नहीं मिल रहा था। अरुण वर्मा साहब, ये सवाल आप ही के पास आ रहा हूं। राशन, रमाकांत जी अब रुक जाए, ज्यादा ऐसे नहीं करें आप लोग, रुक जाए। अरुण वर्मा साहब, राशन कार्ड की जो आज स्थिति है झारखंड में, पूरे झारखंड में राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ध्यान तो सुनिएगा रमाकांत जी, अरुण वर्मा साहब जवाब देंगे अभी कि राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, या तो संजय सिंह साहब जवाब देंगे। राशन कार्ड नहीं बन रहा, हर जिले से अगर बात करें तो 10,000 से ऊपर पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं जो लोग राशन कार्ड की सूची में है। ऐसे में जो मेरी जानकारी में है, केंद्र सरकार से मिलने वाला राशन राज्य सरकार को बढ़कर नहीं मिल रहा, जिसके चलते राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। अब राज्य सरकार अपने से राशन कैसे लाएगी कि राशन कार्ड का निर्माण हो पाएगा, ये बताइए। देखिए, हर एक मामले में भेदभाव झारखंड के साथ केंद्र सरकार करती है जी। अभी ज्ञान दे रहे थे, बहुत अच्छा ज्ञान दिए। पहले तो बालू के बारे में बोल रहे थे, इनको पता नहीं है कि एनजीटी से पूरा देश में बालू उठाव पर रोक लगी हुई है और अगले महीने तक रोक रहेगी। जब अभी फोन लगा के पूछ लीजिए, केंद्र पहले की भी बात है सर, बालू उठाव में भी रोक, सिया बोर्ड में आपका प्रस्ताव लटका हुआ है, रुका हुआ है, एनजीटी से कैबिनेट ने पास करके भेज दिया है। चल रहा है कैसे सर? रोड में बालू आ रही कैसे? जो डंप करते हैं वो बालू आ रही है। वो तो सर, वो तो बहुत बड़ा सवाल है कि जेएमएम को इसको सतह पे लाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो डंप बालू का खेल है ना, काला खेल, इसको जिस दिन आप लोग छानबीन कर लीजिएगा, मेरे गांव से लेकर अधिकारी तक पिस जाएंगे इस मामले में। बोलने बताएं, हाँ बताएं अरुण वर्मा। अब राशन कार्ड के बारे में आप बोले कैसा भेदभाव होता है, तो देख लीजिए। राशन केंद्र सरकार देती है जी, पर राशन देने के साथ उनके बाद जो भी विधि व्यवस्था होती है, उनका संचालन का, देखरेख का, डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब राशन को पहुंचाने से लेकर सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तो दोनों का सहयोग से राशन, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ही राशन का वितरण होता है। अब हम लोग राशन कार्ड के लिए तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, पर राशन कार्ड को यहाँ ब्रेक लगा दिया है। केंद्र से मदद नहीं मिल रही, बन नहीं रहा, मतलब पेंडिंग में डाल दिया गया। वैकेंसी नहीं है सर, वैकेंसी फुल है, मतलब जितना राशन मिल रहा है, हम लोग बता रहे हैं उतना राशन कार्ड आपके पास है। उसके बाद जब ये मदद हम लोगों को नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार अपने स्तर से हरा राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया। हम लोगों की सरकार ने हरा राशन कार्ड, 25 लाख नया राशन कार्ड बोलते हैं ना बार बार, क्या है, क्यों बोलते हैं? वो केंद्र सरकार के नहीं, झारखंड सरकार खुद वो हरा राशन कार्ड बनाई है और लाभुकों को हम लोग चावल से तो हरा राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है सर, उसकी भी सूची लंबी है। नहीं, हरा राशन कार्ड बन रही है, थोड़ा अब बनना चालू हो गई है, अभी लंबित था कुछ दिनों के लिए। देखिए, अभी बैकलॉग में कुछ मामला भी हरा राशन कार्ड का भी, लोगों का राशन पुराना ही बकाया है। मेरे पास डाटा है, हर जिले का करीब 3000 से 5000 हर जिले में पेंडिंग, पेंडिंग बकाया है। तो अब हरा राशन कार्ड, 25 लाख राशन कार्ड हम लोग अपने जिम्मेवारी के ऊपर हम लोगों ने बनाया। और अभी ज्ञान दे रहे थे आवास के बारे में, बबुआ आवास 2 लाख में 8,000 रुपया में, बताइए शौचालय ये लोग बना दे रहे हैं। पूरा देश में 8,000 में शौचालय बना दिए, 8,000 रुपया मात्र। अब बताइए 8,000, 20,000 कोई भी शौचालय अगर बनाएंगे, एक टंकी बनाएंगे तो 2 गाड़ी ईटा, 1.5 गाड़ी ईटा लगेगी।
एक गाड़ी ईंट की कीमत 15,000। 8,000 में भी ठेकेदारों ने बनाया है। 8,000 में बना दिए आप लोगों ने। तो 8,000 में पूरा देश में शौचालय बना दिए और देश को शौच पीठ भी थपथपाते हैं। तो ये सब बदनाम करने का सिर्फ इन लोगों का तरीका है। अभी अभी बोलने लगे आदिवासी और गैर आदिवासी और बहुत सारा नहीं, उनका आरोप सीधा है आप लोगों पर कि आप लोग एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं। कमरे में बैठ, ग्रामीण क्षेत्रों की आप लोगों को जानकारी नहीं। एसी कमरे में बैठ के हम लोग भैया देखे तो ये लोग क्या किए। जब रघुवर दास जी का सरकार था, आदिवासी का भी हितैषी बनने बोल रहे हैं ना, बहुत बड़ा हितैषी है। जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो आप देखिए आदिवासियों की ना विधि विधान पूजा पद्धति सब अलग होती है। रमाकांत महतो जी को पता होगा, उनमें एक विधि विधान में पत्थलगड़ी भी है। पत्थलगड़ी करने वाले आदिवासियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिए। नहीं, वो तो एक अलग मामला है सर, वो सेंसिटिव पत्थलगड़ी कर दे तो आप क्या अभी आप बोल रहे हैं बाहरी लोगों को नहीं कर सकता। अरे बाहरी लोगों को नौकरी मिल जा रही भैया। 85 आप लोगों ने लागू कर दिया यहाँ पे। आप लोगों को इतना अगर यहाँ झारखंड के लोगों से प्यार मोहब्बत है तो हम लोगों ने 1932 आधारित नियोजन नीति बना के भेजा, उसे क्यों नहीं पास करवा दिए आप लोग? अटका के रखवा दिए हैं। पिछड़े का आरक्षण जो घटा दिए, जब झारखंड अलग राज्य बनी तो 27% आरक्षण मिलता था पिछड़े को। पिछड़े का आरक्षण को घटा के 14% कर दिए। तो 14% कर दिए। उसके बाद हेमंत जी की सरकार आई तो पिछड़ों का आरक्षण को फिर से हम लोगों ने बढ़ा के 27% किया और बढ़ा के फिर भेजने का काम किया। तो काम की बात कुछ नहीं करेंगे। एक बार संजय सिंह साहब का रुख कर लेता हूं। संजय सिंह साहब, आप चूंकि सरकारी पदाधिकारी भी रहे हैं, ज्यादा जानकारियां आपके पास होंगी। प्रैक्टिकल तौर पर मुझे यह बता दीजिए कि मैया कल्याण योजना जो अभी चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले शुरू किया गया, आज किसानों का ऋण माफी करने की भी आज घोषणा की गई है। 2 लाख रुपए तक की राशि माफ की जा रही है। कैबिनेट से और भी कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। अब वो आवास योजना चल रही है। अब आचार संहिता लगने के बाद आखिर ये कितनी धरातल पर उतर पाएगी? साहब, आप जिस जगह पर थे, जो अधिकारी अब वहां है, चूंकि सरकार तो निर्णय लेती है, विधायिका निर्णय ले लेती है, लेकिन कार्यपालिका को उसको इंप्लीमेंट करना है। क्या लगता है ये संभव है इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी? बिल्कुल संभव है। उसके 2-3 कारण हैं। हाँ, पहला है कि ये जो मैया योजना है उसमें आज के कैबिनेट के निर्णय में ये बताया गया, आपको जानकारी है कि अब ये ऑफलाइन एप्लीकेशंस लिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत दिक्कत। मेरी जानकारी तो है कि 15 अगस्त से शायद पहले फेज की कुछ राशि भी निर्गत कर दी जाए। तो ऑफलाइन लेने का मुख्य कारण ये था कि ग्रामीण महिलाएं, आप जानते हैं, वो डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए बहुत कठिन होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन देना। ऑफलाइन लिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र में, पंचायतों में, और फिर उसको डिजिटाइज किया जाएगा डेटा को। जैसे ये डेटा डिजिटाइज हो जाएगा, लाभुकों का चयन हो जाएगा, डीबीटी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, तो रनिंग स्कीम्स में आप योजना जो रनिंग स्कीम है उसको आप चालू रख सकते हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव का दौर चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी खूंटी में आकर कई योजनाओं की घोषणा किए और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में भी उन्होंने एक किस्त का यहाँ पर रिलीज करने का निर्णय लिया। तो मेरा ये कहना है कि इसमें चुनाव से इसको आप जोड़ के देखिएगा तो ये प्रभावित नहीं होगा, पहला। दूसरा, ऋण जो किसानों का माफ होता है वो बेसिकली बैंक और किसान के बीच का रिश्ता है, उसमें चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, अगर ये निर्णय चुनाव की घोषणा के बाद लिया जाता तो ये लागू नहीं होता, लेकिन अब जो लागू होगा वो बैंक जितने डिफॉल्टर्स की लिस्ट बनाए हैं किसानों का अपने अपने ब्रांच में, उन क्षेत्रों में जहां किसान ऋण लिए हैं, मतलब लोगों को घर मिल जाएगा अबुआ आवास का चुनाव से पहले? नहीं, अबुआ आवास में तो समय लगेगा, निर्माण में समय लगता है। निर्माण में समय लगेगा। हाँ, मैया योजना कल्याण योजना के तहत राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, किसानों की ऋण माफी हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर जो 2 लाख रुपए का है, किसानों का ऋण माफी होना शुरू हो जाएगा। चलिए, रमाकांत जी, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, संजय सिंह साहब, अरुण वर्मा साहब कह रहे हैं कि अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी है, हर तरीके से सरकार तैयार है कि उसको अमली जामा पहना दिया जाए। तो आज तक 15 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी मोराबादी के मैदान में अबुआ आवास की घोषणा की थी। नवंबर में उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ था जी। आज तक वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई और ये मुख्यमंत्री धरातल पर नहीं उतर पाई। सर, चंपई सोरेन जब सत्ता में आए तो काफी राशि का आवंटन किया गया, लेकिन राशि गई लाभुक के खाते में। घर बनना शुरू नहीं हुआ ना सर। घर बनने के पीछे तो सर बालू बहुत बड़ा मायना रखता है, बहुत बड़ा मतलब रखता है। उससे ये समाधान नहीं चाहते उनका
दूसरी बात क्या है, ये 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से डालने की जहाँ तक बात है, आप विचार करिए, अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया कि जो 3 साल से जो अधिकारी हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा जी। ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग है, इनका उद्योग का धंधा पुराना है सरकार की, बीडीओ का ट्रांसफर की दुनियादारी चलते रहेगा। दूसरी बात है बिना जानकारी के दूसरी बात लगातार बोलने का जो एक संस्कृति बीजेपी प्रवक्ताओं में आ गई है, तो उसको इनको करेक्ट करना चाहिए। बीजेपी के मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। सुनिए ना, मेरी बात को 25 अगस्त तक किसी भी पदाधिकारी को बिना भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से राज्य सरकार उनको कहीं भी हस्तांतरित नहीं कर सकती है अभी, लेकिन इनकी आदत हो गई है। नहीं, ये कुछ भी बोलेंगे गोबल्स की तरह, 100 झूठ 100 बार बोलो, 100 जगह बोलो, सच बोलते। भैया आप राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा ये पत्र जारी हुई कि नहीं, ये देखना चाहिए इन्हें पहले। मैं उसी का हवाले दे रहा हूं, आप देख लीजिए सर्कुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है जी। तो फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूं इसमें? और ये आप हरिश्चंद्र की तरह बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, जानते हो रहा है तो होगा कि नहीं? 3 साल जो लोग हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? वो चिट्ठी जारी हुई है कि नहीं हुई है? परमिशन निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी हुई है कि नहीं हुए है पत्र? सब परमिशन लेकर आप अधिकारी हैं, इसका मतलब सब जानते हैं, बाकी लोग सब बेवकूफ हैं क्या? देखिए बिना परमिशन नहीं, क्या परमिशन? अभी पत्र जारी हुआ है कि नहीं, ये पहले बताइए ना। रमाकांत जी ने वही कहा कि 3 जारी हुआ है कि नहीं हुआ? 3 साल का जो हुआ है जिनका पत्र जारी हो, मेरे मोबाइल में है, आपके यहाँ नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो ये इलेक्शन कमीशन से ऊंचे अधिकारी हैं ये। जब अनुमति लेना होगा तो उद्योग कैसे होगा? ये जो होगा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा सारे। दिमाग जो है ना, दूसरी बात है एकदम चलिए सिर्फ और सिर्फ विकृति के तरफ देखता नहीं, कोई विकृति नहीं है, मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ भाई। दूसरी बात है, मैं सोच समझ के। दूसरी बात अभिषेक जी सुन लीजिए, अंतिम पड़ाव में है, जनता के लिए भी जो संदेश ये मैं कह रहा हूँ कि मैं उस प्रकार के मैं व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूं और हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के संजय जी जिस तरीके से बातों को काटते हैं और उनका मैं प्रमाण देता हूं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अरे विधान क्या है? सबके आप जिस संविधान को पढ़ते हैं वही संविधान मैं भी पढ़ता हूं। दूसरी बात है, जेएमएम के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के चलते नहीं बन रही है। अरे आपने तो ये स्मरण होना चाहिए इनको कि अर्जुन मुंडा की लोकप्रिय सरकार को माननीय हेमंत सोरेन ने केवल स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने के लिए समर्थन वापस ली थी। और ये भारत के इतिहास में, भारत में कहीं ऐसा है क्या किसी राज्य के, संघ शासित राज्य का कहीं भी कोई ऐसा स्थानीय नियोजन नीति बना हो जो केंद्र सरकार की उसमें बाद में अनुमोदन की जरूरत पड़ी हो और उनको परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी हो? जानबूझ करके माननीय हेमंत सोरेन ने ये सिगुफा छोका कि मैं जब भी मेरी सरकार आएगी 1932 आधारित बनाऊंगा। लेकिन यही विधानसभा में इन्होंने बयान देते हैं कि 1932 का खतियान आधारित किसी कीमत पर स्थानीय नीति नहीं बन सकता है। ये इनका बयान विधानसभा, ये द्वैधात्मक राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही कर सकती है। अरुण वर्मा साहब, बड़ा आरोप लगाया, आपने स्थानीय नियोजन नीति की बात की, उन्होंने 2 सवाल आपसे पूछे। पहला सवाल यह है कि क्या भारत में कहीं भी इस तरीके का नियम आप जानते हैं कि क्या केंद्र सरकार से उसको पास कराना पड़ा? और दूसरा ये कि विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद कहा है कि 1932 की स्थानीय नीति को लाना प्रैक्टिकल नहीं है। राज्य सरकार के बूते की ये बात नहीं है। हम लोगों ने 9वीं सूची अनुसूची में डालने का आग्रह किया केंद्र सरकार से। अभी बिहार के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अभी इनके जो मजबूत बैसाखी है, अभी देखिएगा 9वीं अनुसूची में बिहार को ये लोग डाल देंगे। बैसाखी के आगे नतमस्तक ये लोग हैं। अभी बिहार के ही मांग कर रहे हैं, आप कुछ दिन बाद देख लीजिएगा। तो ये लोग भेदभाव सिर्फ करते हैं। अगर केंद्र सरकार तो बोल रहे हैं सहयोग, राज्य सरकार की शक्ति के बूते की बाहर की बात है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री भी माना, पर हम लोग के बूते की बाहर है, तब तो आपको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सहयोग करने के लिए। नहीं, एक मिनट जल्दी पूरी बचा नहीं है। अब देख लीजिए, अब ये लोग जब से हम लोग मैया सम्मान योजना चालू की है तब से बौखलाहट में आ गई है। उल्टा पुल्टा बात बोलने लगते हैं। अरे भाई, हम लोग वृद्धा पेंशन को यूनिवर्सल कर दिए। 32.5 लाख माताओं बहनों को, और जो भी 60 साल के अधिक उम्र के पुरुष हैं उन्हें भी हम लोग दे रहे हैं। तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, तो हम लोग जनता के हित में सावित्रीबाई फुले से लेकर सारी योजना में हम लोगों ने खड़ा उतरने का काम किया है। रांची में देख लीजिए 3 ब्रिज का जाल बिछा है। बात अपनी पूरी करें, जनता के लिए संदेश छोड़ दे, वक्त अब समाप्त हो चुका है। सारे लोगों ने अपनी बात। मेरा एक ही संदेश है कि सरकार आती जाती है, राज्य एक संवैधानिक संस्था है और राज्य जब भी जनता के लिए, लोकहित के लिए कार्य करती है तो जो राजनीति करने वाले हैं, चाहे इधर बैठे या उधर बैठे, उनको समझना चाहिए कि जनता उनको देख रही है।
अगर मैया सम्मान योजना का विरोध करने वाले, अबुआ आवास योजना का विरोध करने वाले और सारे हमारी योजनाओं का विरोध करने वाले हमारा सिर्फ विरोध इसलिए करते हैं कि इनको विरोध की राजनीति अच्छी लगती है और झूठी एक नैरेटिव बनाकर, झूठा नैरेटिव बनाकर स्टूडियो में आते हैं, बाहर भी प्रचार करते हैं। तो मैं इनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बीजेपी के बात इनको मैं बहुत मानता हूँ। बीजेपी का नैरेटिव, एक दूसरे को मानते रहे, वक्त की पाबंदी है, नैरेटिव है। मौका दीजिए। अरे आपने बोल दिया सर, 51 पर तो आपने छोड़ा सर, 1 मिनट दिया। कंक्लूजन तो मैं ही करूंगा। अरे आप ही करेंगे, जिद पे कर देंगे क्या? बात को समझिए, जब ये कह रहे थे कि नियोजन नीति नहीं बनी, स्थानीय नीति नहीं बनी, तो आपने कह दिया किस नीति के तहत बाहरियों को नौकरी दे रहे हैं ये? चलिए, अभी तो एक नया तर्क लागू करने वाले लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं। एक नया तर्क का मुद्दा है वो, रमाकांत जी उस पर भी तर्क करेंगे किसी दिन। फिलहाल तो धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। देखिए, मुद्दे ये देखने होंगे कि एक तरफ सरकार जन कल्याण के मुद्दे ला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि लोक लुभावन मुद्दे हैं, इससे जन कल्याण नहीं होगा। मुद्दों से या योजनाओं से विपक्ष उसका विरोध नहीं, योजनाओं का विरोध नहीं कर रहा। विपक्ष का दावा है या भाजपा का दावा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, लेकिन INDIA का दावा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन बिल्कुल होगा और सटीक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तक किसके हाथों तक कौन कौन सी योजना का लाभ पहुंच पाता है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ थे, रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। और JMM से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए अब इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।